तो नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ललित क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो चलो, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अध्याय 2, जो कि है इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का अध्याय 2 जो है आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। जो है इस अध्याय को आज हमें करना है। तो सबसे पहले मैं आपको इस अध्याय को जो है वो हमें करना है। तो अगर आप सबसे पहले इस अध्याय को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम ही देख लेते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को, तो चलिए शुरू करते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक जो हैं यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के क्या क्या क्षेत्रक हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को किन किन भागों में जो है वो बांटा गया है, तो इस वीडियो में हम वही पढ़ेंगे। तो इस अध्याय के में नीचे चलते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है इस अध्याय में जो है आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक, यानी जो हमारे आर्थिक कार्य हैं। यानी आर्थिक कार्य से आप क्या समझते हैं? आर्थिक कार्य यानी कि ऐसे कार्य जो हमारे पैसे की लेन देन और जो हमारे पैसे आय को और जो हमारे सम्मान है, इन सब चीज़ों को बढ़ाते हैं। तो शुरू करते हैं इस पर। तो आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक को पढ़ते हैं सबसे पहले। तो इसमें क्या क्या है दे रखा है वो पढ़ते हैं। तो निम्न चित्रों को देखें, आप लोगों को विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में कार्यरत पाएंगे। यानी ये जो चित्र हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब जो है अपने अपने काम में लगे हुए हैं। ये कपास यहाँ पर तोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो है ये कपड़े दिखा रही हैं, यहाँ पर ईंटें बनाई जा रही हैं, तो यहाँ पर जो है एक कुली है और यहाँ पर कोई विक्रेता है जो कि अपना सामान कुछ बेचकर पैसे ले रहा है। तो इस तरह से जो है इन चित्रों को दिखाया गया है। तो अब आगे देखते हैं। इनमें से कुछ गतिविधियां वस्तुओं का उत्पादन करती हैं। यानी इनमें से जो कुछ मतलब गतिविधियां हैं वो वस्तुओं का उत्पादन करनी, यानी वस्तुओं को बना रही हैं। जैसे कि ये जो है ईंटें बनाया, अभी आपने देखा। उससे पहले जो है वो कपास का उत्पादित कर रहे थे। तो ऐसे कुछ अन्य सेवाओं का सृजन करती हैं। यानी कुछ जो हैं वो सेवाओं का सृजन कर रही हैं, जैसे सेवाएं कर रही हैं। जैसे कुली है वो सेवा कर रहा है किसी की, भले ही वो पैसे ले रहा है लेकिन वो सेवा तो कर रहा है। और ये जो है विक्रेता, ये भी सेवा कर रहा है। तो इस तरह से जो है वो सेवा हो रही है। ये गतिविधियाँ हमारे चारों ओर हर समय समापित होती हैं। यानी ये जो गतिविधियाँ हैं वो हमारे चारों ओर हमेशा रहती हैं, यहाँ तक कि हमारे बोलने में भी। हम इन गतिविधियों को कैसे समझ सकते हैं? इन्हें समझने का एक तरीका यह है कि कुछ महत्वपूर्ण मापदंडों के आधार पर इन्हें विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर दिया जाए। हम इन चीज़ों को जो है वो कैसे समझ सकते हैं? अब इन चीज़ों को समझने के लिए क्या करना होगा? हमें उन्हें जो है वो अलग अलग मापदंडों में उन्हें शामिल करना होगा, तभी जो है हम उन्हें समझ पाएंगे। तो इन समूहों को क्षेत्रक भी कहते हैं। तो इन समूहों को जो है हम क्षेत्रक भी कह सकते हैं। इन समूहों को जो है हम क्षेत्रक कहते हैं। उद्देश्य और किसी महत्वपूर्ण मापदंड के आधार पर इन्हें अनेक तरीकों से वर्गीकृत किया जाता है। यानी उद्देश्य और किसी महत्वपूर्ण मापदंड के आधार पर इन्हें अनेक तरीकों से वर्गीकृत किया जाता है। यानी अलग अलग चीज़ों से इन्हें अलग अलग विभाजित कर देते हैं। तो आगे पढ़ते हैं, आगे क्या दे रखा है इस चैप्टर में। तो आगे जो है वो चैप्टर में देखते हैं क्या दे रखा है। प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियां हैं। यानी प्राकृतिक संसाधनों पर जो है वो अधिकतर गतिविधियां जो हैं वो आधारित होती हैं, यानी उन पर निर्भर होती हैं। जैसे कपास की खेती, यह एक मौसमी फसल है। कपास के पौधों की वृद्धि के लिए मुख्यतः न कि पूर्णतः प्रकृति कारकों जैसे वर्षा, सूर्य का प्रकाश और जलवायु पर निर्भर है। यानी कपास की खेती कपास की खेती को आप हर किसी सीज़न में नहीं कर सकते। उसके लिए एक मौसम की आवश्यकता होती है और उस मौसम में जो है वर्षा होनी चाहिए, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए और जलवायु होनी चाहिए। अतः कपास एक प्राकृतिक उत्पाद है, और जो कपास है वो एक प्राकृतिक उत्पाद है। तो हम जानते ही हैं, अब भाई कोई आदमी थोड़ी बना रहा है, वो प्रकृति से हमें मिल रहा है। हालांकि हम उसे उगा रहे हैं लेकिन वो एक प्राकृतिक उत्पाद है। इसी प्रकार डेयरी उत्पादन में हम पशुओं की जैविक प्रक्रिया एवं चारा आदि की उपलब्धता पर निर्भर होते हैं। यानी जो डेयरी उत्पादन है उसमें हम किस पर निर्भर रहते हैं? पशुओं की जैविक प्रक्रिया, यानी उनकी जो प्रक्रिया है और उनके चारे पर। अतः इसका उत्पादन दूध भी एक प्राकृतिक उत्पाद है। यानी उनको सबको खिलाने से क्या मिलता है? हमें दूध। तो दूध भी एक प्राकृतिक जो है वो उत्पादन है। इसी प्रकार खनिज और अयस्क भी प्राकृतिक उत्पाद हैं। खनिज यानी जो ज़मीन के नीचे से निकलते हैं, अयस्क यानी लोहे वगैरह, वो भी एक प्राकृतिक उत्पाद है। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, यानी जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। यानी जो यहाँ पर हमारा सबसे पहला क्षेत्रक आ गया, जिसे कहते हैं हम प्राथमिक क्षेत्रक, जो कहाँ से मिलता है? हमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके। यानी जो प्रकृति से हमें चीज़ें मिलती हैं उसे हम प्राथमिक क्षेत्रक कहते हैं। अब प्राथमिक क्यों, हम उसे प्राथमिक क्यों कहते हैं? क्योंकि यह उन सभी उत्पादों का आधार है जिन्हें हम क्रमशः निर्मित करते हैं।
यानी कि ये सभी जो है चीज़ें हैं उन सब का आधार है जो हम निर्मित करते हैं। यानी हम मान लीजिए कुछ भी बना रहे हैं तो हमें सबसे पहले प्राकृतिक की देन यानी प्रकृति से कोई भी चीज़ लेनी पड़ेगी, उसके बाद हम उसे उद्योग में जाकर निर्माण कर पाएंगे। आगे भी पढ़ेंगे हम इसके बारे में। चूँकि हम अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद कृषि, डेयरी, मत्स्य और वनों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को ये अंडरलाइन कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। मतलब जो है हम अधिकांश प्राकृतिक चीज़ें कहाँ से प्राप्त करते हैं? कृषि से, डेयरी यानी जो दूध की होती है, मत्स्य यानी मछलियाँ पालना, वनों से हम जो है अधिकतर चीज़ें प्राप्त करते हैं। इसलिए जो है कृषि इस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के साथ साथ कभी कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। मतलब यहाँ तो आप कृषि एवं सहायक क्षेत्र कह लो या प्राथमिक क्षेत्र कह लो, बात तो एक ही है। अब द्वितीय क्षेत्र की यहाँ पर बात हो रही है तो द्वितीय क्षेत्र को भी देख लेते हैं। द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। यह प्राथमिक क्षेत्र के बाद अगला कदम है। यानी जो मतलब प्रथम क्षेत्र से हमें चीज़ें प्राप्त होती हैं, हम उनको जो है उद्योग में ले जाके नई चीज़ें उससे उत्पादित कर देते हैं। जैसे मान लो हमने कोई गेहूँ लिया, अब हमने उससे बिस्किट बना दिए, तो उद्योग ने बिस्किट बनाए और जो हमारे पास बिस्किट आए वो बिस्किट जो हैं वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है उद्योग से उसे बदल दिया। ये वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती, यानी ये जो चीज़ें होती हैं द्वितीय क्षेत्र के अंदर वो प्रकृति से उत्पादित नहीं होती हैं, बल्कि निर्मित की जाती हैं। ये जो चीज़ें हैं इन्हें बनाया जाता है, इसलिए विनिर्माण को प्रक्रिया अपरिहार्य है। यानी विनिर्माण यानी दोबारा बनाने की प्रक्रिया इसलिए इसके लिए सही है। यह प्रक्रिया किसी कारखाना, किसी कार्यशाला या घर में हो सकती है। यानी ये जो प्रक्रिया है वो किसी कारखाने में, किसी कार्यशाला यानी कोई काम करने की जगह है, या घर में हो सकती है। यानी हम कहीं भी जो है प्रकृति से मिली हुई चीज़ों को कुछ भी उत्पादित कर सकते हैं। जैसे कपास के पौधे से प्राप्त रेशे को उपयोग कर हम सूत काटते और कपड़ा बुनते हैं। जैसे कपास से जो हमें वो मिलता है रेशे, कपास के पौधे से जो हमें रेशे मिलते हैं उससे हम सूत काटते हैं और कपड़े बुनते हैं, यानी उनसे हम कपड़े बना लेते हैं, सूत भी काट लेते हैं। तो इस तरह से ये जो कपास था वो प्रथम क्षेत्र था, जबकि जो उससे हमने कपड़े बनाए और धागा बनाया, जो भी कुछ बनाया वो जो था वो द्वितीय क्षेत्र में आता था। तो अब देखते हैं माल के रूप में उपयोग कर, यानी एक और यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। माल के रूप में उपयोग कर हम चीनी और गुड़ तैयार करते हैं। यानी गन्ने को जो है हम वो माल के रूप में, यानी जो गन्ना है हम उसको माल के रूप में उपयोग करके चीनी और गुड़ बना सकते हैं। हम मिट्टी से ईंट बनाते हैं, अभी जो आपने ऊपर एग्जांपल्स में देखा। और ईंटों से घरों और भवनों का निर्माण करते हैं, और ईंटों से जो है वो हम घर बनाते हैं, भवन बनाते हैं। चूँकि यह क्षेत्र क्रमशः सर्वाधिक जय हो भगवान जी की। चूँकि यह क्षेत्र जो है वो क्रमशः सर्वाधिक विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है, यानी जो क्षेत्र है वो अधिकतर जो है वो उद्योगों से जुड़ा हुआ है। इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। यानी कि इसलिए इसे ये औद्योगिक क्षेत्र भी जो है हम, यानी इस क्षेत्र को जो है हम औद्योगिक क्षेत्र भी जो है यहाँ पर कह सकते हैं। तो यानी कि ये ज़्यादातर औद्योगिक चीज़ों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी हम कह सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों के लिए एक तीसरा कोटि भी है। यानी एक प्राथमिक और द्वितीय के अलावा यहाँ पर एक तीसरी कोटि का भी जो है वो क्षेत्रक है, जो तृतीय क्षेत्रक के अंतर्गत आती हैं। यानी जो चीज़ें प्राथमिक और द्वितीय में नहीं आती वह चीज़ें किस में आती हैं? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत वो चीज़ें यहाँ पर यानी जो चीज़ें प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती वह जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, और उपरोक्त दो क्षेत्रकों से भिन्न है। यानी ये जो ऊपर दो क्षेत्रक होते हैं इनसे जो है ये अलग होती हैं। ये गतिविधियाँ प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करती हैं। यानी ये जो प्रक्रिया होती हैं वो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करती हैं। यानी तीसरी जो होगी वो पहले और दूसरे की मदद करेगी उत्पादन करने में। तो आई होप अभी तक जो है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक ठोको, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये गतिविधियाँ स्वयंतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती हैं। यानी ये जो गतिविधियाँ होती हैं तृतीय क्षेत्र की, ये जो है वस्तुओं को नहीं बनाती हैं, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग या मदद करती हैं। जैसे प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए
ट्रकों और ट्रेनों द्वारा परिवहन करने की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि ये जो क्या करती हैं, ये जो होती है ना, ये तृतीय क्षेत्र की चीज़ें, ये ऐसा कुछ नहीं करती हैं, कुछ बनाती नहीं है या फिर जो है वो कुछ करती नहीं है। ये पता है सिर्फ क्या करती हैं, ये जो है कहीं पर हमें सामान पहुंचाना है। मान लो इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कि उत्पादित वस्तुओं को थोक एवं खुदरा विक्रेताओं, यानी जो वहाँ पर माल खरीदते हैं सब्जी मंडी में, अलग जगह कोई गेहूँ खरीद रहा है, इस तरह से जो है जो भी ऐसी चीज़ें खरीदते हैं तो उनके लिए ट्रकों की ज़रूरत पड़ती है ले जाने के लिए, ट्रेनों द्वारा भी ले जाया जाता है, तो उससे वो चीज़ें तृतीय क्षेत्र में आती हैं। कभी कभी वस्तुओं को गोदामों में भंडारित करने की आवश्यकता होती है। हमें उत्पादन और व्यापार में सहूलियत के लिए टेलीफोन पर दूसरों से वार्तालाप करने या पत्राचार संवाद या बैंकों से कर्ज लेने की भी आवश्यकता होती है। यानी यहाँ पर जो है हमें कई बार ज़रूरी नहीं है कि ट्रकों, और हमें कभी कभार भंडारण यानी चीज़ों को संरक्षित करके भी रखना पड़ता है। अब जैसे गेहूँ है, कहीं सस्ते मिल रहे तो किसान उसे बेचेगा थोड़ी, वह उसे अपने पास रखेगा, और इसलिए हमें बेचने के लिए उसे टेलीफोन की ज़रूरत पड़ती है, पत्राचार की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी जो है तृतीय क्षेत्र में आते हैं। परिवहन और भंडारण, संचार सेवाएं और व्यापार तृतीय गतिविधियों के कुछ उदाहरण हैं। यानी बैंक सेवाएं, व्यापार, यानी जो व्यापार बिजनेस हम कर रहे हैं, बैंक सेवाएं, बैंक भी सार्वजनिक और मतलब हमारी मदद ही कर रहा है ना, इसलिए वो तृतीय क्षेत्र में आता है। के बजाय सेवाओं, चूँकि ये गतिविधियाँ वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती हैं, इसलिए तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। यानी ये जो गतिविधियाँ हैं वो चीज़ों को तो नहीं बनाती, लेकिन जो है ये सेवा करती हैं लोगों की, यानी ये जो हैं ये चीज़ें लोगों की सेवा करती हैं, लोगों की मदद करती हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र भी जो है इसे हम कह सकते हैं। सेवा क्षेत्र में कुछ ऐसी चीज़ें अपरिहार्य सेवाएं भी हैं जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती हैं। यानी सेवा क्षेत्र में कुछ ऐसी चीज़ें भी शामिल हैं जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती, यानी जो कि वस्तुएं जो हम बना रहे हैं उनके मतलब उनको बनाने में हमारा कोई सहायता प्रदान नहीं करती। जैसे हमें शिक्षकों, डॉक्टरों, धोबी, नाई, मोची एवं वकील जैसे व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराने वाले और प्रशासनिक एवं लेखाकरण कार्य करने वाले लोगों की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं जैसे इंटरनेट कैफ़े, एटीएम बूथ, कॉलर सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी इत्यादि भी महत्वपूर्ण हो गई हैं। यानी कि जो है ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें हमारी सेवा करती हैं, हो सकता है कि वो हमारी सेवा करने के बदले हमसे पैसे भी ले रही हों। जैसे कि वकील है, अभी ऊपर एग्जाम्पल दिए गए थे यहाँ पर कि वकील है, धोबी है, नाई है, शिक्षक है, डॉक्टर हैं, धोबी, नाई, मोची, इस तरह के जो लोग हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो हमारी सेवा फ्री में ही करें। सेवा का मतलब है वो हमारी केवल मदद कर सकते हैं। यानी मैंने क्या बताया था कि जो सहायक हों प्रथम और द्वितीय क्षेत्र के निर्माण में, तो इसलिए जो है ज़रूरी नहीं है कि वो जो है हमें सेवा फ्री में ही उपलब्ध कराई जाए। सेवा जो है हमें कैसे भी उपलब्ध कराई जा सकती है। तो आगे देखते हैं। अब इसका जो है ये तालिका 2.1 है, इसमें आर्थिक गतिविधियों के कुछ उदाहरण दे रखे हैं। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो है तीनों क्षेत्रकों की तुलना, तो यहाँ पर जो है तीनों क्षेत्रकों की जो है वो यहाँ पर तुलना की गई है। कैसे जो तीनों क्षेत्रक हैं वो कौन ज़्यादा प्रभावशाली है, कौन क्या है, इसमें बताया गया है। तो ये भी मेन है, तो इसे समझ लेते हैं एक बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र के विविध उत्पादन कार्यों से काफ़ी अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। यानी प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय तीनों के विविध उत्पादन, यानी अलग अलग कार्य हैं तीनों के, और इनसे जो है बहुत सारी मात्रा में जो है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। यानी बहुत सी चीज़ें जो है बना लेते हैं, बहुत सी सेवाएं ये जो हैं वो कर देते हैं। साथ ही इन सब क्षेत्रों में काफ़ी अधिक संख्या में लोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए काम करते हैं, और इन चीज़ों को बनाने में और इन क्षेत्रों में जो है वो बहुत सारे लोग काम करते हैं इन चीज़ों को बनाने के लिए। ऐसा नहीं है कि भाई 2-4 बंदे ही मिल के बना रहे हैं, बहुत से लोग लगते हैं और उनको रोज़गार भी मिलता है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। इसलिए अगले चरण में यह देखना है कि प्रत्येक क्षेत्र में कितनी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती हैं और कितने उस क्षेत्र में काम करते हैं। इसलिए
अब जो ये चरण आएगा इसमें हमें यह देखना होगा कि प्रत्येक क्षेत्र में कितनी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती हैं, यानी कितनी जो चीज़ें हैं वो हर क्षेत्र में जो है हमें बनती हैं, क्योंकि अलग अलग हमें पता करना पड़ेगा। इसलिए तो हमने इन्हें विभाजित किया है अलग अलग क्षेत्रकों में। किसी अर्थव्यवस्था में बिल्कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से एक या अधिक क्षेत्र प्रधान होता है, यानी जो जिसका उत्पादन ज़्यादा होता है या फिर कोई भी एक क्षेत्र जो होता है जो वहाँ के लोग मानते हैं वो वहाँ का उस क्षेत्र का प्रधान होता है, यानी वो क्षेत्र जो है वो मेन कहला जाता है। जबकि अन्य क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटे आकार के होते हैं, यानी एक क्षेत्र जो है वो बड़ा होता है जिसे प्रधान क्षेत्र कहते हैं, और जो बाकी जो छोटे क्षेत्र होते हैं वो दूसरे होते हैं बाकी। अब ये जो मेन चीज़ है एकदम आ गई है इसमें एकदम मेन, तो इस मेन चीज़ को प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुओं और सेवाओं की हम गणना कैसे करते हैं, यानी हर क्षेत्र की जो चीज़ें हैं अलग अलग चीज़ें हैं, अब इन सब की गणना हम कैसे करेंगे भाई, इतने सब कुछ इतना टाइम लगेगा हमें। हर चीज़ एक एक कील को, मान लो कोई कील है, अब भाई एक एक कील को देश में कितनी कील हैं कितनी चीज़ें, ये सब हम कैसे देखेंगे भाई। और कुल उत्पादन को कैसे जानते हैं, और कुल उत्पादन यानी कितना उत्पाद हो रहा है हमारे देश में वो हम कैसे जो है जान सकते हैं। तो देखते हैं कैसे जान सकते हैं हम इसके बारे में। आप सोचते होंगे कि हज़ारों की संख्या में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना करना असंभव कार्य है, मतलब आप जो है वो सोच रहे होंगे कि इन सेवाओं को हज़ारों की संख्या में होती है, इनकी गणना कैसे करें। यह न केवल बृहद कार्य है बल्कि आप आश्चर्यचकित भी होंगे कि हम कारों और कंप्यूटरों, कीलों और फर्नीचरों की संख्या का योगफल, यानी फर्नीचरों की संख्या का योगफल कैसे कर सकते हैं। यह अत्यंत बेतुकी बात है, यानी हम हर चीज़ को यार कैसे गिन सकते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं इस दुनिया में, अगर हम गिनने चले भी गए ना तो भाई गिनते गिनते पागल हो जाएंगे, पर चीज़ें हमसे गिनी नहीं जाएंगी। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अब इसका उपाय भी ये बताएंगे आगे। तो उस उपाय को देखते हैं कि भाई क्या बता रहे हैं। आप बिल्कुल सही सोचते हैं, यानी हम सही सोच रहे हैं। इस समय के समाधान के लिए अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि वस्तुओं और सेवाओं का वास्तविक संख्या का योग करने के स्थान पर हम उनके मूल्य का उपयोग किया जाना चाहिए, यानी जो है आपको मतलब चीज़ों को गिनने की जगह वो कितने की आ रही है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि कितनी चीज़ें हैं कितनी कीलें हैं, बल्कि एक कील कितने की हमें इससे मतलब है। अगर एक कील का हमें पता होगा तो हम उसी से जो है वो पता लगा लेंगे कि कैसे जो है कितनी चीज़ें हमारे देश में बनी हैं। इसलिए जो है आय बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसा यदि 10,000 किलोग्राम गेहूँ 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो गेहूँ का मूल्य 80,000 रुपये होगा, यानी 10,000 किलोग्राम गेहूँ है सोचो, और उसमें जो है 1 किलोग्राम की कीमत 8 रुपये है, तो कितने रुपए का हो गया। जो 10,000 किलोग्राम गेहूँ है वो 80,000 का हो गया, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 80,000 का हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं भाई कि उन्होंने जो है वो मूल्य को मापा है, ना कि उन्होंने जो है मूल्य के अलावा उनकी क्वांटिटी कितने हैं वो ये सब नहीं उन्होंने देखा कि भाई गेहूँ कितने हैं। अब गेहूँ का एक एक दाना थोड़ी गिनने जाएंगे। 10 रुपये प्रति नारियल की दर से 5,000 नारियल का मूल्य 50,000 रुपये होगा। इसी प्रकार तीनों क्षेत्रकों के वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना की जाती है और उसके बाद योगफल प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार जो है तीनों क्षेत्रकों के जो सेवाएं उनकी तुलना की जाती है उनके पैसों की, यानी उनके मूल्य की, वो कितने महंगे हैं कितने सस्ते हैं, और उसके बाद उनका योगफल प्राप्त किया जाता है। उसके बाद उनका योगफल जो है वो हम निकालते हैं। ध्यान रखें कि यहाँ एक सावधानी बरतने की बात ज़रूरत है। उत्पादित और बेची गई प्रत्येक वस्तु की गणना करने की ज़रूरत नहीं है, केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना का ही औचित्य है। जैसा एक किसान, यानी पहले मैं आपको बता दूं ये क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि हमेशा हमें हर चीज़ की गणना करने की ज़रूरत नहीं है, हम हर चीज़ की गणना नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लो गेहूँ है, अब गेहूँ से हमने कोई और चीज़ बना दी तो हम उस चीज़ की गणना करेंगे जो अंतिम चीज़ है, यानी जो चीज़ हमारे पास आई हम उस चीज़ की गणना करेंगे, ना कि हम जो है सभी चीज़ों की गणना करने जाएंगे कि भाई हमने ये चीज़ ऐसे बनी, इसकी कीमत ये है, फिर इसकी कीमत ये है, तो ऐसे भी जो है बहुत समय लग जाएगा और बहुत मुश्किल होगी। तो इसलिए जो है अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की जो है केवल गणना की जाती है। जैसे एक किसान यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया गया है। जैसा एक किसान किसी आटा मिल को 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूँ बेचता है। एक आटा मिल है, अब कोई किसान जो है वो 8 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम के 8 रुपये के हिसाब से जो है वो गेहूँ मिल में जो है वो बेच देता है। उसके बाद क्या होता है देखते हैं। तो 8 रुपये प्रति किलोग्राम से वो मिल में गेहूँ बेच देता है। मिल में गेहूँ पिसाई होती है, यानी मिल में जो है वो गेहूँ को पीस देते हैं चक्की से। बिस्कुट कंपनी को आटा 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, यानी जो है वो उन्होंने 8 रुपये का ख़रीदा, उसके बाद उन्होंने उसे पीस के उसे 10 रुपये का बेच दिया। उसके बाद जो है बिस्कुट कंपनी की बारी आती है, तो बिस्कुट कंपनी आटे के साथ जो है
चीनी एवं तेल जैसी चीज़ों का उपयोग करती है। यानी बिस्कुट कंपनी है तो बिस्कुट बनाएगी, तो वो जो है आटे के साथ साथ ऐसा थोड़ी कि आटे का बिस्कुट बनाएगा, उसमें तेल डलता है, चीनी डलती है, ये सब चीज़ें भी तो जो है वो उसमें डलती हैं। और उसके बाद जो है करती हैं और बिस्कुट के 4 पैकेट बनाती है। यानी 1 किलोग्राम से वो बिस्कुट के कितने पैकेट बना लिए उसने, 4 पैकेट। बाज़ार में उपभोक्ताओं को 60 रुपये में 15 रुपये प्रति पैकेट बिस्कुट बेचती है। यानी उसने 1 किलोग्राम से 60 रुपये का मुनाफा कमाया, और जबकि उसने ख़रीदा था 1 किलोग्राम 10 रुपये का, और उसने चीनी भी नहीं मिलाई होगी, तो जो है आप देख सकते हो कि उसने जो मिलाकर है अपना फ़ायदा कर लिया। यानी तीनों क्षेत्रक जो है वो अपना फ़ायदा कर रहे हैं। अतः बिस्कुट ही अंतिम उत्पाद है। यानी बिस्कुट जो है वो जो हमारे पास आया, हमने ख़रीदा, वो अंतिम उत्पाद है। अब ऐसा थोड़ी कि आप गेहूं को पीस के खा गए, ऐसा नहीं है ना। आप पहले उसे लाओगे, फिर उसे साफ़ करोगे, पीसोगे, उसके बाद उसकी रोटियां बनाओगे, तब उसे खाओगे। ऐसा नहीं है कि गेहूं को ही। तो जो अंतिम उत्पाद है, यानी जो रोटी बनी हमारे पास, रोटी की जो कीमत हुई, बिस्किट की जो कीमत हुई, उसी को जो है उपभोक्ताओं तक पहुंचती है। यानी कि जो उसकी कीमत होगी वही जो है उसी का जो है हम योगफल निकालेंगे, ना कि हर किसी के मूल्य का। ठीक है, इतना तो आप अब समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आगे ये जो है अब देखते हैं ये क्या कह रहा है। केवल अंतिम वस्तु और सेवाओं की ही गणना क्यों की जाती है। अंतिम वस्तुएं जो होती हैं उनकी सेवाओं की गणना ही क्यों की जाती है। दी गए उदाहरण में अंतिम वस्तुओं के विपरीत गेहूं और आटा जैसी वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तु हैं। यानी जो अंतिम वस्तु है बिस्कुट, उसके अलावा भी इस चीज़ में, इस एग्जाम्पल में क्या था, गेहूं और आटा, जिन्हें मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। यानी इन वस्तुओं को क्या कहते हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं, जो कि अंतिम से अलग हैं। मध्यवर्ती वस्तुएं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल की जाती हैं। यानी जो मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं वो अंतिम वस्तु, यानी बिस्किट के निर्माण में क्या क्या यूज़ हुआ, गेहूँ और मान लीजिए आटा यूज़ हुआ, तेल, चीनी, ये सभी यूज़ हुई, तो जो है अंतिम उत्पाद हमारे पास क्या आया था, बिस्कुट जाती है। अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से ही शामिल होता है। यानी जो चीज़ें, जैसे मान लो ये हमारे पास बिस्किट है, तो इसमें जो है वो आटे का मूल्य भी जो है वो शामिल होगा। बिस्कुट अंतिम वस्तु के मूल्य रुपये में पहले, बिस्कुट अंतिम वस्तु के मूल्य 60 रुपये में पहले, यानी जो 60 रुपये हमसे कीमत ली गई है उसमें क्या क्या है। यानी 60 रुपये में पहले से ही आटे का मूल्य 10 रुपये शामिल है। यानी उन्होंने पहले से ही आटे के पैसे जो हैं हमसे लगा लिए हैं, और आटे के पैसे लगा कर ही वो हमें जो है वो 15 रुपये की एक पैकेट जो है बेच रहे हैं। इसी प्रकार अन्य सभी मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य भी शामिल होगा। यानी इसी प्रकार जो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं उनका मूल्य भी जो है यहाँ पर शामिल होगा। अतः गेहूं और आटे के मूल्य की अलग अलग गणना उचित नहीं है। यानी अब ऐसा नहीं हो सकता कि भाई गेहूं के भी 8 रुपये लगा लो और आटे के भी 10 रुपये लगा लो, 18 रुपये हो गए, ऐसे नहीं है। क्योंकि जो मध्यवर्ती वस्तु थी, यानी बीच की जो वस्तु थी आटा, वो गेहूं वाले को जो है पैसे दे देती है। तो यानी कंपनी ने तो केवल 10 रुपये का ख़रीदा है, उसने 8 रुपये अलग से थोड़ी दिए थे, उसने केवल 10 रुपये का ख़रीदा था। तो इसलिए जो है ऐसा सही नहीं है कि जो है दोनों चीज़ों की हम गणना करें, क्योंकि तब हम एक ही वस्तु के मूल्य की गणना कई बार करते हैं। यानी एक ही वस्तु है, गेहूं का आटा बना, वस्तु तो एक ही है, ठीक है, बस उसका बदल दिया है उसे और उसका थोड़ा प्राइस बढ़ा दिया है। तो यानी हम फिर एक ही वस्तु की 2 बार गणना कर लेंगे, पहले गेहूं के रूप में, फिर आटे के रूप में, और अंततः हम बिस्कुट के रूप में मूल्य की कई बार गणना करते हैं। यानी इस तरह से जो है फिर तो हम कई बार जो है उसकी गणना कर लेंगे, और ये सही नहीं होगा। और ये पढ़ते हैं आगे, अगला टॉपिक जो है किसी विशेष वर्ष में। तो देखते हैं ये क्या कह रहा है। किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्रक के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। यानी किसी एक वर्ष में, यानी किसी एक साल में कोई क्षेत्र है, उसमें जो है वो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, यानी जो उसकी अंतिम वस्तु है उनका जो पैसे हैं, कितने पैसे की हैं, उस वर्ष में क्षेत्रक के कुल उत्पादन की जानकारी देता है। यानी उस वर्ष में वहाँ के क्षेत्रक में कितना उत्पादन हुआ है ये हमें बताता है। तीनों क्षेत्रकों के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, सघउ। यानी सघउ क्या है, सकल घरेलू उत्पाद जो है वो है ये। तो अब देखते हैं, उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यह किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य है। यानी सकल घरेलू उत्पाद क्या है, यानी कोई चीज़ बनाई हमने, अब उसका जो मूल्य होगा, किसी क्षेत्र की कोई एक चीज़ है, जैसे किसी द्वितीय क्षेत्र में आता है। जैसे मान लो हमने बिस्किट बनाया, वो किस में आता है, द्वितीय क्षेत्र में, क्योंकि उद्योग द्वारा बनाए। अब वो उद्योग द्वारा बनाए तो इसमें जो है
ऐसी दूसरे क्षेत्र में कई सारी चीज़ें होंगी तो उनका जो मूल्य है यानी उनके मूल्य का योगफल यानी उसको डिवाइड कर देते हैं जो है टोटल इकोनॉमिक से, तो जो है वो आंसर आ जाता है। तो उसे हम जो है सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अर्थव्यवस्था की विशालता प्रदर्शित करता है और यही बताता है कि हमारी अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है और कितनी छोटी। तो इसलिए ये जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे क्या कहते हैं अर्थव्यवस्था के लिए। उसके बाद जो है ये है भारत में किस तरह से जो है सकल घरेलू उत्पाद है। सकल घरेलू उत्पाद को वैसे हैं वो इंग्लिश में ग्रॉस जीडीपी कहते हैं इसे, ग्रॉस डिपॉजिट प्रोडक्ट इसकी जो फुल फॉर्म है। भारत में सागाऊ मापन जैसा कठिन कार्य केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यानी भारत में जो सकल घरेलू उत्पाद का मापन है वो किसके द्वारा किया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा। यह मंत्रालय राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों के विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं की कुल संख्या और उनके मूल्य से संबंधित सूचना एकत्रित करता है और तब जीडीपी का अनुमान करता है। यानी सकल घरेलू उत्पाद को जीडीपी भी हम कह सकते हैं। ये इसकी इंग्लिश फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये जो है इसकी फुल फॉर्म है। तो आपको ये भी याद रखनी है, हो सकता है इंग्लिश में आ जाए अगर आपका इंग्लिश में, और अगर आपका हिंदी में तो आपको सकल घरेलू उत्पाद जो है वो याद रखना है। तो उसके बाद अगला टॉपिक है क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन। तो क्षेत्रकों में जो है वो ऐतिहासिक परिवर्तन जो है वो कैसे हो सकते हैं। तो क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन समझते हैं क्या है। सामान्यतः अधिकांश विकसित देशों के इतिहास में यह देखा गया है कि विकास के प्रारंभिक अवस्थाओं में प्राथमिक क्षेत्र ही आर्थिक सक्रियता सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। यानी पहले जो हमारे इतिहास में अधिकतर क्या देखा गया है कि जो कृषि यानी प्रारंभिक क्षेत्र जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है और उसी ने जो है पैसे वैसे बनाए हैं हमारे देश के लिए, यानी हर किसी देश के लिए जो है पैसों का निर्माण है उसी ने किया है, आर्थिक गतिविधियों को उसी ने ही सुधारा है। क्योंकि पहले भाई जब हमारे पास उद्योग इतने होंगे नहीं, कोई देश आज़ाद होगा या शुरुआत होगी तो कोई डायरेक्ट वो उद्योग थोड़ी खोलेगा, वो क्या करेगा, वो पहले कृषि वगैरह करते होंगे। इसलिए कृषि का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है। जैसे जैसे कृषि प्रणाली परिवर्तित होती गई और कृषि क्षेत्र समृद्ध होता गया, यानी जैसे जैसे कृषि बढ़ती गई और परिवर्तन आने लगे, कृषि क्षेत्र समृद्ध हो गया, वैसे वैसे पहले की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन होने लगा। और पहले के मुकाबले उसके बाद क्या होने लगा, जब नई चीज़ें आ गई, नई टेक्नोलॉजी आ गई तो अधिक उत्पाद करने लगे लोग। अब अनेक लोग दूसरे कार्य करने लगे और जो अनेक लोग थे वो भी दूसरे कार्य करने लगे। यानी अब बहुत सारी चीज़ें आ गई तो लोग जो है वो दूसरी चीज़ों में भी आगे जा सकते हैं। शिल्पी और व्यापारियों की संख्या में वृद्धि होने लगी। जो व्यापारी थे, शिल्पी वो होते हैं जो क्या कहते हैं इधर से उधर घूमते हैं, इतिहासकार टाइप के होते हैं ये। क्रय विक्रय की गतिविधियाँ यानी आयात निर्यात जैसा होता है वो बढ़ने लगा, एक दूसरे को चीज़ें देना लेना ये सब चलने लगा, कई गुना बढ़ गई। इसके अतिरिक्त अनेक लोग परिवहन प्रशासक और सैनिक इत्यादि से जुड़े थे। यानी इसके अतिरिक्त जो थे वो लोग किस किस से जुड़े थे, सैनिक परिवहन प्रशासक और सैनिक कार्य इत्यादि से जुड़े थे। यानी अब वो तीसरे क्षेत्र में भी जाने लगे जो कि सेवा क्षेत्र का है। ये परिवहन जो सेवा क्षेत्र का है, सैनिक कार्य जो कि एक सेवा क्षेत्र में आता है। उसके बाद ऊपर देखते हैं क्या कह रहा है एक बार। तो अवस्था में अधिकांश उत्पादित वस्तुएं प्राकृतिक उत्पाद थीं। यानी उस टाइम पे जो था वो अधिकतर चीज़ें जो थी वो प्राकृति से हमें मिलती थी, जो प्राथमिक क्षेत्र में आती थी, ये जाहिर सी बात है। और अधिकांश लोग इसी क्षेत्र में रोजगार करते थे और जो अधिकतर लोग थे वो इसी क्षेत्र में जो है रोजगार करते थे। लंबे समय यानी 100 वर्ष से ज़्यादा के टाइम के बाद और विशेषकर विनिर्माण की नवीन प्रणाली के प्रचलन से कारखाने अस्तित्व में आए और उनका प्रसार होने लगा। यानी 100 वर्षों कई साल हमने कृषि की, उसके बाद जो है बहुत समय बाद जो है वो टाइम आया और नई प्रणाली आई जिसमें जो है वो उद्योगों को मतलब उसमें अस्तित्व दिया गया, उसमें प्रचलन चालू हो गया कारखानों का, उद्योगों का, नए उद्योग शुरू हुए। उस तरह से जो लोग पहले खेतों में काम करते थे
उनमें से बहुत अधिक लोग अब कारखानों में काम करने लगे। यानी जो लोग पहले खेतों में काम करते थे अब वो कारखानों में जाने लगे। उन्हें कारखानों में काम करने के लिए मजबूर किया गया और कुछ को जो नहीं करना चाहते थे उन्हें मजबूर किया गया। जैसा कि आपने इतिहास में पढ़ा है, कारखानों में सस्ती दरों पर उत्पादित वस्तुओं का लोग इस्तेमाल करने लगे। यानी कारखानों में जो है वो चीज़ें सस्ते तौर पर जो है वो मिल जाती थी, इसलिए जो है अधिकतर लोग उन चीज़ों का ही इस्तेमाल करने लगे, जिसके कारण उद्योग और कारखानों की मांग और भी बढ़ गई। जैसा कि भारत में जो है अंग्रेज़ों के शासनकाल में हुआ था कि वह अपना उद्योग जो है वो चलाते थे और जो है हमें अच्छा भी लगता था। पहले हमें उनका उत्पाद अच्छा लगता था, इसलिए हम उसे यूज़ करते थे और फिर बाद में उन्होंने इसी कारण हमारे देश पर कब्जा कर लिया था। कुल उत्पादन एवं रोजगार की दृष्टि से द्वितीयक क्षेत्रक सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। यानी कुल उत्पादन एवं रोजगार की दृष्टि से फिर जो था बाद में द्वितीयक क्षेत्रक सबसे महत्वपूर्ण हो गया। यानी द्वितीयक क्षेत्रक यानी जिसमें कि कारखाने उद्योग आते थे, अब वो महत्वपूर्ण हो गया था, लेकिन वो सबसे बड़ा नहीं था, वो केवल महत्वपूर्ण था। इस कारण अतिरिक्त समय में भी काम होने लगा, यानी और अतिरिक्त समय में भी काम होने लगा। अर्थ है कि क्षेत्रकों का महत्व परिवर्तन हो गया। यानी क्षेत्रक जैसे पहले प्रथम क्षेत्रक को महत्व दिया जाता था, वह अब वैसे उनको जो है महत्व नहीं दिया जाता, अब द्वितीयक क्षेत्र को महत्व दिया जाने लगा। तो अब जो है देखते हैं विगत 100 वर्षों से, यानी विगत 100 वर्षों में यानी बीते गए 100 वर्षों में देशों में द्वितीयक क्षेत्रक से तृतीय क्षेत्र की ओर पुनः बदलाव हुआ। यानी जो शासनकाल था उनका ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसके बाद जो है दोबारा बदलाव हुए और जो लोग हैं वो तृतीय क्षेत्र की ओर दोबारा आने लगे। कुल उत्पाद की दृष्टि से सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ गया। उसके बाद जो है उत्पाद की दृष्टि से यानी उत्पाद चीज़ें अब फिर बहुत ज़्यादा होने लगी, तो अब सेवा की ज़रूरत थी, तो लोगों के पास नए अवसर थे सेवा क्षेत्र में आने के, इसलिए उन्होंने जो है वो सेवा क्षेत्र में आना ठीक समझा। अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्र में ही नियोजित हैं। विकसित देशों में सही सामान्य लक्षण देखा गया है। विदेशों में भी यही देखा गया है, मतलब विकसित देशों में भी यही देखा गया है कि जो लोग हैं वो अधिक जाना पसंद करते हैं तीसरे क्षेत्र में। भारत में तीनों क्षेत्रकों का कुल उत्पादन और रोजगार कितना है? विगत वर्षों में विकसित देशों में देखे गए पैटर्न के समरूप क्या भारत में भी परिवर्तित हुआ है? हम इसे अगले खंड में देखेंगे, यानी इसे जो है हम अगले खंड में देखेंगे। तो इसी के साथ वीडियो लंबी नहीं करूँगा, नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं बताऊँगा आगे का टॉपिक एक बार देख लेते हैं क्या है। भारत में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रक, यानी भारत में कैसे हैं ये तीनों क्षेत्रक, अगले पार्ट में इसके बारे में चर्चा करेंगे। पर उससे पहले सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो है वीडियो को लाइक ठोक के जाइए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड